चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज बाबर को लाएंगे भारत में और खानवा के मैदान में चलेंगे। किस तरह की बाबर की सेना थी, हमारी सेना तो जो है वो आपके सामने थी सही। तो देखो, बाबर भारत पर आक्रमण यहाँ तुर्की में एक स्थान पड़ता है, वह है फरगना। फरगना का नया शासक बनता है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी कि बाबर। इसके पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख और इसकी मां का नाम था कुतुल मीनार। देखो, ये फरगना का शासक बना, बहुत छोटी उम्र में ही बन गया था। और क्योंकि इसका मिर्जा उमर शेख कबूतर उड़ाते हुए ऐसे कहा जाता है कि मर गया उड़ाते समय। तो ये बंदा था तैमूर वंशी। कौन? ये तैमूर वंश है। तैमूर लंका नाम आपने सुना है। उस समय जब भारत पर आक्रमण किया तो लगभग 25% जनता को इसने खत्म कर दिया था। ये जो है ये मंगोल थी। यानी कि एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया कि ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसमें दो राजवंशों का खून है, दो वंशों का खून है। तो ये थी मंगोल और ये था तैमूर। यानी कि तैमूर की 5वीं पीढ़ी से था ये मंगोल की 4थी पीढ़ी से थी। दोनों खतरनाक जातियां थी और उसका रिमेक्स हुआ बाबर। यानी कि दो वंशों का है तो खच्चर मानो, रिमेक्स मानो, जो भी है, यानी कि दोनों वंशों का गुण मानो इसके अंदर। तो बड़ा खतरनाक आदमी ये, बहुत विकट परिस्थितियों में ये इसने बहुत सारी परिस्थितियां देखी है। हम ज़्यादा वैसे तो बाबर पे नहीं करेंगे, पर इंडियन हिस्ट्री से, क्योंकि क्या है, अभी आरएस के बच्चे भी हैं तो इंडियन हिस्ट्री का पेपर भी है इनका अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को शायद। तो वो सारी चीज़ें अपन टच करते हुए चल रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको देखो। वह मंगोल इतने खतरनाक जाति थी, ये जो चीन की दीवार है ना, ये चीन की दीवार मंगोल आक्रमणकारियों की वजह से बनाई थी चीन ने। तो दो वंशों का इसमें खून था। अब होता क्या है कि ये बंदा यहां से चलता है तो डायरेक्ट भारत पर आक्रमण तो कर नहीं सकता। तो ये इसने सबसे पहला आक्रमण किया काबुल पर। काबुल को इसने जीता 1504 में। 1504 में इसने काबुल को जीता और काबुल को जीतने के बाद में इसने उपाधि जो धारण की है वह की है बादशाह। काबुल को जीतने के बाद में इसने उपाधि जो धारण की है वो बादशाह उपाधि। अब ये थोड़ा सा आगे चलता है और इस साइड में यहां एक जाति है यूसुफ झाई। यूसुफ झाई, आपको पता है अकबर का एक मित्र है और उसका दरबारी भी है बीरबल। वह इसी जाति से लड़ता हुआ मारा गया था। तो यूसुफ झाई एक बहुत खतरनाक जाति थी जो अपने तलवार के दम पर टैक्स लिया करती थी। इसने इसका दमन किया 1519 में। और बाजोर और बेरा दुर्गों पर आक्रमण, यानी कि अधिकार
बाबर ने कर लिया। तो इस तरीके से कहने का मतलब बाबर आगे बढ़ता जा रहा था। तो हमारे यहाँ होता क्या था मैं बताऊं, सांगा बैठा हुआ था मेवाड़ में, यानी कि मेवाड़ रियासत का मालिक था। तो उस समय क्या होता था, उस समय ये होता था कि ये जो लोग राजा होते थे ये अपनी रियासत को ही देश मानते थे। जैसे मेवाड़ वाले हैं तो वो मेवाड़ तक को ही अपना देश मानते थे, मारवाड़ वाले हैं तो वो मारवाड़ तक की सीमा तक को ही अपना देश मानते थे। तो जब बाबर आ रहा था तो सांगा इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। सांगा इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि भाई आ रहा है तो ये टेंशन दिल्ली वाले के है, अपने काय की टेंशन है। और दूसरी बात, बाबर के बारे में ये सुन रखा था कि बाबर लूटपाट कर वापस चला जाता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ है कि बाबर ने कई युद्ध लड़े, वापस काबुल आ गया, फिर युद्ध लड़ा, फिर कई, इस तरीके से इसने 4-5 युद्ध लड़े हैं। इसका जो प्रमुख जो युद्ध होता है, इसे धीरे धीरे करते 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 ये यहां तक पहुंच जाता है। यहां दिल्ली में बैठा हुआ था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक। तो टेंशन हो तो इसके हो, हमारी काय की टेंशन है। तो इस तरीके से कहने का मतलब, इसको बाबर को हमने इस तरीके से लिया ही नहीं कि एक लुटेरेपन है और आ जाते हैं चले जाते हैं। अब देखो ये क्या करता है कि अब दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, दिल्ली की तरफ बढ़ेगा तो दिल्ली का जो सुल्तान है वो इब्राहिम लोदी है। तो बाबर अटैक करेगा किसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर। तो बाबर के बहुत सारी लड़ाइयां हुई है, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, लेकिन बाबर का जो महत्वपूर्ण युद्ध है पांचवा, ये पांचवा युद्ध है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, इधर से इब्राहिम लोदी और इधर से बाबर। पानीपत के मैदान में युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी वहीं मारा जाता है। यानी कि पानीपत के युद्ध के बाद में, इब्राहिम लोदी को मारने के बाद में, इसके पास में इतना धन हो गया था कि इसने काबुल की जनता को सिक्के भिजवाए, सोने भिजवाए और खूब जनता को लुटवाया, खूब लूटा और खूब अपनी जनता को खूब दान मानो, लुटाना मानो, कैसे भी मानो, पर इसने भरपूर खूब लुटाया। जब जनता ने देखा कि यार बाबर तो मस्त कलंदर आदमी है, तो यानी कि पानीपत के युद्ध के बाद में इसने जो उपाधि धारण की है वह है कलंदर। देखो, काबुल विजय के बाद तो ये बादशाह की उपाधि धारण करता है। इससे पहले इनके क्या लगता था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले इनके लगता था मिर्जा। ये देखो, इसके पिता के क्या लग रहा है, मिर्जा उमर शेख। तो यानी कि इससे पहले इसके मिर्जा लगता था। इसके बाद काबुल विजय के बाद में ये बादशाह की उपाधि धारण करता है, और पानीपत में जो इसने धन लुटाया है उसकी जनता को, काबुल की जनता को और उसके सैनिकों को, जो भी है उसमें, तो उसके बाद में जनता ने कहा कि यार बाबर तो बड़ा मस्त आदमी है, मस्त कलंदर आदमी है, तो इसने कलंदर की उपाधि धारण की। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। आगे और भी उपाधियां ये धारण करेगा, लास्ट में जो उपाधि अपन खानवा में चलेंगे तो इसका जिक्र करेंगे। तो यहां कहने का मतलब पानीपत के बाद में ये उपाधि धारण कर लेता है। अब दिल्ली का शासक कौन बन जाता है, दिल्ली का शासक बन जाता है बाबर। देखो, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि बाबर को जीतने का, बाबर जिस तरीके से जीता है और जिस वजह से जीता है उसके बहुत सारे कारण हैं। बाबर के जीतने का एक ही कारण नहीं है, बाबर के जीतने के बहुत सारे कारण हैं। देखो, बाबर ने 4-5 ये युद्ध लड़े, ये 5वें युद्ध तो ये तो प्रमुख निर्णायक युद्ध माना ही जाता है। खैर इसकी वजह से मुगल स्थापना हुई है, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा होती है। लेकिन बाबर के पास में जो मेन चीजें थी वो थी तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति पढ़ेंगे अपन खानवा में। इसके बाद में बाबर के पास क्या थी, बाबर के पास में बंदूक थी। बाबर के पास में क्या थी, बाबर के पास में तोपें थी। बाबर के पास क्या थी, घुड़सवार थे। देख चलो, घुड़सवार तो हमारे पास भी थे लेकिन इतने अच्छे नहीं थे जितने कि इसके पास थे।
तो ये जो तुलगमा पद्धति इसने जो सीखी थी, वो सीखी थी उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान से एक देश है उज्बेकिस्तान। बंदूक चलाना इसने सीखा था ईरानियों से। ये चीज पूछी गई है, तुलगमा पद्धति कहां से ली बाबर ने। तोप सीखी थी इसने तुर्कों से, और घुड़सवारी भी इसने, जो अच्छी घुड़सवारी का जो संचालन किया जाता है, वो भी इसने तुर्कों से सीखी थी। तो इसी पद्धति के द्वारा, क्योंकि इसने तोपों का प्रयोग पानीपत के मैदान में भी किया है और इसी की वजह से जीता है, और इन सब चीजों का उपयोग करेगा ये। अब हमारे वाले तो जानते नहीं है कि तोपें क्या होती है, बंदूक क्या होती है, मतलब बारूद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सबसे पहले बारूद लाने वाला ही बाबर था। तो इस तरीके से कहने का मतलब एक विजय का कारण यह भी बनता है तुगलमा पद्धति, बंदूक, तोपें वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें, तो बाबर इस तरीके से कहने का मतलब 4 युद्ध लड़ता है। सांगा ने कितने युद्ध लड़े ये मैंने बताया आपको। बाबर ने कितने युद्ध लड़े? बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े। और चारों आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले बाबर आया, पानी पिया, यानी कि पानीपत। फिर उसने खाना खाया, खानवा। फिर उसने चाय पी, चंदेरी। फिर वह घर गया, यानी कि घाघरा। हाँ, घाघरा का भी युद्ध होता है, सारी लड़ाई घाघरे की है। पानीपत 26 में, यानी कि 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में। यानी कि लगातार बाबर युद्धों में उलझा रहा। बाबर एक अच्छा सैनिक था, लेकिन एक अच्छा शासक नहीं बन पाया, क्योंकि वो जिंदगी भर युद्धों में उलझा रहा और एक अच्छा जीवन नहीं जी पाया। जिस तरीके से उसके पास कैसे वो मजा नहीं ले पाया, कहने का मतलब। अब देखो, बाबर के यहाँ आने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि बाबर ने सुना था कि हिंदुस्तान में खूब सोना चांदी है, और इस तरीके से अगर वहां राज किया जाए, लूटा जाए, तो इस तरीके से ये चीज लेके आए। बाबर ने इब्राहिम लोदी के पास 2 व्यक्ति थे, महमूद लोदी और दौलत खां। महमूद लोदी और दौलत खां, ये 2 व्यक्ति थे। कहा जाता है इन 2 व्यक्ति बाबर के पास गए थे कि आप दिल्ली पर अधिकार करो और हम पर दिल्ली आधी आधी बांट लेंगे, इस तरीके से मिलता है। लेकिन बाबरनामा में एक चीज और मिलती है कि सांगा का कोई दूत गया था कि आप दिल्ली पर आक्रमण करो। मेरे ये समझ में नहीं आता कि सांगा का दूत चला भी जाएगा, मान लीजिए, तो वो यो क्यों कहेगा कि भाई आप दिल्ली पे आक्रमण करो? सांगा ने तो पहले ही हरा रखा था उसको, इब्राहिम लोदी को, और एक बार नहीं 2 बार हराया, आपको पता है। खातौली के युद्ध में उसको हराया, दूसरा बांडी के युद्ध में उसको हराया। तो हमारा तो अधिकार दिल्ली तक वैसे ही था, हमको केवल दिल्ली के सिंहासन पर बैठना था, बात यह थी। तो ये चीज समझ में आती नहीं। आपको कभी बाबर मिले तो पूछना, मेरे को भी मिलेगा तो मैं भी पूछूंगा। तो ये बात तो हजम नहीं होती। हाँ, ये बात जरूर हजम हो जाती है, क्योंकि महमूद लोदी और दौलत खां ये इब्राहिम लोदी के विरोधी थे। अब चलते अपन खानवा की तरफ। देखो, उससे पहले वही फरगना का शासक बाबर अब कहां आ गया? अब दिल्ली के सिंहासन पर आ गया। यानी कि बाबर अब क्या बन गया? बाबर अब बादशाह बन गया। कहां का? दिल्ली का। क्योंकि पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को तो हरा ही दिया, मर ही गया इब्राहिम लोदी, युद्ध करते हुए मारा गया।
तो अब दिल्ली का शासक कौन बनेगा? दिल्ली का शासक बनेगा बाबर। यहां कौन है? यहां सांगा। अब देखो होता क्या है कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। तो अब तो बाबर ये कहने लग गया कि मैं संपूर्ण भारत का मालिक मैं ही हूं, लेकिन मैं दिल्ली के सिंहासन पर जब तक सुरक्षित नहीं हूं जब तक मैं सांगा को नहीं हरा देता। और सांगा को इस बात की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि ये टेंशन थी दिल्ली की, पर टेंशन ये भी थी कि अब इब्राहिम लोदी को मार दिया पानीपत के मैदान में, और दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठ गया? बाबर। लेकिन सांगा का भी तो राज्य यहां तक है, इस क्षेत्र तक तो सांगा है। जब सांगा यहां तक है और दिल्ली के सुल्तान को भी इसने हरा दिया 2 बार, तो सांगा की भी इच्छा थी कि मैं दिल्ली के सिंहासन पर बैठूं। और इधर बाबर भी यह जानता था कि मैं तब तक दिल्ली के सिंहासन पर सुरक्षित नहीं हूं जब तक मैं सांगा को नहीं हरा दूं। तो अब बाबर क्या करता है? बाबर दिल्ली को छोड़कर अपना राजनीतिक केंद्र बना देता है आगरा, और आगरा से यह अपना राजनीतिक संचालन करता है। यहां पड़ता है बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लेता है बाबर। जब बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लेता है तब फिर सांगा सजग होता है, और सांगा एक राजपूती परंपरा है पाती पर्वण, इस परंपरा को अपनाता है। यानी कि तमाम राजस्थान राजपूताना के जितने भी राजा थे उसको पत्र लिखता है कि मैं एक विदेशी शासक को के विरुद्ध लड़ने जा रहा हूं, यानी कि मुगलों के विरुद्ध लड़ने जा रहा हूं, आप मेरा सहयोग करें। इस तरीके से संपूर्ण राजपूताना में पाती पर्वण भेज के दूतों के द्वारा और राजाओं को सूचित करता है। राजाओं को सूचित करता है तो देखो सब जगह से अपने अपने हिसाब से राजा आते हैं। जैसे ही पाती पर्वण की, और पाती पर्वण जाने के बाद में क्या नाम से है जो राजाओं को संदेश मिला, तो उस समय सांगा से तो दोस्ती करना सब चाहते थे, सांगा की तरफ से लड़ना सब चाहते थे। राजस्थान की ऐसी कोई रियासत नहीं थी जिसमें से मतलब उसका सांगा का कोई विरोध कर रहा हो, सब सांगा से हाथ मिलाना चाहते थे। तो जैसे ही सांगा का संदेश गया तो बीकानेर से कल्याण सिंह, इधर मारवाड़ से क्या नाम से मालदेव, आमेर से पृथ्वीराज कछवा। ये कुछ शासकों के नाम आप याद रख लेना क्योंकि ये जरूरी है। मेड़ता से रतन सिंह, मीरा का पिता। बूंदी से नरपत सिंह, इधर से क्या नाम से है जो डूंगरपुर से उदय सिंह, इधर से सादड़ी से झालाजा। कितने नाम लिखा हूं, बहुत सारे हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो मेवात से हसन खां मेवाती भी आया था, ये भी एक अपने आप में मौत, क्योंकि कई बार ये पूछा जा सकता है कि पूछा जा चुका है, जा सकता है क्या है कि सांगा के सहायता के लिए मुस्लिम व्यक्ति कौन था, तो हसन खां मेवाती था। हसन खां मेवाती ने भी राणा का सहयोग किया है। तो हसन खां मेवाती है, महमूद लोदी है, तो इस तरीके से ये 2-3 नाम है। ये कुछ आप अब देखो चीज जो समझने वाली बात है वो ये मैं बताना चाहता हूं
क्वेश्चन बारीकी से पुटअप कैसे होते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछता है। 2,20,000 सेना हो गई थी। ये कुछ ज्यादा बताई जाती है, लेकिन लगभग 1,20,000 सेना तो थी सही। अब उसमें क्या है, उसमें कौन कौन कितने कितने थे, देखो उसमें लगभग 7 तो राजा थे प्रमुख। इस तरीके से कहने का मतलब 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार। आपको पता है कि मेवाड़ में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के सरदार हुआ करते थे। तो इस तरीके से कहने का मतलब पूरा राजपूताना इकट्ठा होकर और ये बयाना और युद्ध होता है और हमारा बयाना दुर्ग पर कब्जा हो जाता है। इस तरीके से कहने का मतलब बयाना दुर्ग में बाबर हार जाता है और ये वापस चला जाता है। ये बात, ये जो घटना है, ये घटना यानी कि बयाना दुर्ग पर जो हमारा कब्जा हुआ, हमारी जीत हुई, वो है 16 फरवरी बस 1527। अब देखो यहां हमारी गलती क्या होती है, यहां हमारी गलती ये होती है, राणा सांगा क्या गलती करता है, अगर हम 16 फरवरी का ये युद्ध बयाना जीतने के बाद में अगर अपन डायरेक्ट आगरा पर अटैक कर देते तो हम जीत जाते। लेकिन यहां हम गलती क्या करते हैं कि यहां हम वापस आ जाते हैं और वापस आके इधर बाबर को समय मिल जाता है 1 महीने का, क्योंकि अगला जो खानवा का युद्ध होगा वो होगा 17 मार्च 1527।